another topic from Indian Contract Act 1872, and that is what will be the effects of anticipatory breach. Last session mein, my dear students, if you know, I told you about how the contract is discharged by breach. ब्रीच से एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो जाता है, एंड इन दैट आई स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन एंटीसिपेटरी ब्रीच. अभी आज के इस सेशन में हम वही कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड आई विल टेल यू अबाउट कि एंटीसिपेटरी ब्रीच का क्या इफेक्ट होता है. एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होती है, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रो दे दूं. द स्टूडेंट्स जो इस सेशन में ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है जब दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एंड जो डेट फिक्स हुई है, ड्यू है, उससे पहले ही अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस को तोड़ दे, परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाए, या फिर वो अपनी तरफ से ब्रीच कर दे, तो इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट से पहले ही टूट चुका है, एंड दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच. तो इसमें क्या होता है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी भी होती है कि एक पार्टी फिर भी उस डेट तक इंतजार करती है. कई बार एक पार्टी उस डेट तक इंतजार ना करके अपना डैमेज पहले ही क्लेम कर लेती है कि भैया मेरा पैसा दे, मैं तब तक भी इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि तूने अपनी तरफ से फेल कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट. तो हम यही चीजें आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि इफेक्ट्स क्या होते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच के. अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज जो हैं उनमें से अगर एक ब्रीच कर दे, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जाए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा. लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद दिस टॉपिक. सो if the aggrieved party does not accept the repudiation, okay, it's not reputation, it's repudiation, the contract remains alive, है ना. अगर सपोज कीजिए दो पार्टीज हैं ए एंड बी, और वहां पर बी ने अपनी तरफ से ब्रीच के कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाए हैं कि वो अपनी तरफ से टास्क को फुलफिल नहीं करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करना चाहता है, तो फिर भी जो ए है वो ये उसकी ब्रीच को एक्सेप्ट नहीं करता है. ही स्टिल वांट्स टू वेट टिल दैट टाइम. वो सोचता है कि शायद कॉन्ट्रैक्ट फिर भी पूरा हो जाए, एंड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज अकर. तो क्या क्या हो सकता है, लेट्स सी. The very first we have the party repudiating the contract may nevertheless choose to perform his obligation when the time comes. ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्चुअल डेट डिसाइड हो, सपोज कीजिए ए और बी हैं, बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो ए को 100 बेल्स ऑफ कॉटन पहुंचाएगा और ए उसके बदले में उसको ₹1000 देगा. बी ने मना कर दिया सपोज, तो ए जो है फिर भी वेट करता है उस डेट का जिस दिन उसको ऑर्डर मिलना है, तो बी शायद उस डेट पर उसको पहुंचा दे 100 बेल्स, है ना. सो द पार्टी जो रेपुडिएट कर रही है, लेटर ऑन माइट दे चूज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन when that time comes, and then the promisee जो होता है will be bound to accept the same. फिर A को अगर टाइम के अंदर रहते रहते B ने स्टिल वो पहुंचा दी, तो फिर A मना नहीं कर सकता. माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट समझिए. A मना नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा अब ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा. वाई? बिकॉज आपने एट द टाइम जब B ने अपनी तरफ से ब्रीच की कोशिश करी थी, आपने तभी एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई बात नहीं, आई विल स्टिल वेट फॉर द टाइम. या तो आप तभी डैमेज क्लेम कर लेते, बट अगर आप वेट कर रहे हो देन यू कैन नॉट लेटर ऑन रिजेक्ट दैट थिंग. ठीक है, फिर यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट द सेम. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक इफ वाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइंग ओपन, कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, सम इवेंट ऐसा हो जाता है, सपोज यही वाला सीन है कि ए और बी है, बी ने फिर भी शो कर दिया कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें 100 बेल्स ऑफ कॉटन. ए अभी भी इस वेट में बैठा है, कोई बात नहीं, जिस जो टाइम हमारे कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये भेज देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है. लेकिन लेटर ऑन इन दैट टाइम पीरियड, मतलब जो उनके बीच का फिक्स डेट है, उसके अंदर रहते रहते कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें ऑल्दो वो बी की गलती नहीं थी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट उससे खत्म हो गया. समझ रहे हो आप कि पहले तो बी ने बोला कि मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, स्टिल ए वेट कर रहा है उस ड्यू डेट्स तक कि शायद उससे पहले बी पहुंचा दे, बट ड्यू डेट तक कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिस बी की भी गलती नहीं थी, सपोज उसके जो मील है उसमें ही आग लग गई, है ना. तो अब इसमें क्या हुआ, बी की भी गलती नहीं थी और फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया. तो इस सिचुएशन को समझिए, इसमें क्या होगा. इफ वाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइंग ओपन
एंड सम इवेंट हैपन्स विच डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया, बट किस वजह से हुआ है उसमें बी की गलती नहीं है, ऑल्दो उसने पहले मना कर दिया, बट अदरवाइज देन बाय हिज रेपुडिएशन। तो उस चीज में क्या होगा ये समझना है। एग्जाम्पल देखिए, लाइक कोई फ्रस्ट्रेशन हो गई या कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि अब तो भैया बी परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, तो प्रोमिसर विल बी एंटाइटल्ड, एंड प्रोमिसर कौन है, बी। यहाँ पर बी इस चीज का हकदार होगा कि वो उस चेंज सर्कमस्टांसिस का एडवांटेज ले सकता है। वो ए को कहेगा कि मैं तो देखो अपनी तरफ से कर देता, अभी तो टाइम था, लेकिन आग ही लगी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ही विल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। अंडरस्टूड। आइए एक केस से समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है ये केस लो, इन एवरी वर्सेस बॉर्डन। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफेंडेंट्स चार्टर्ड प्लेंटिव शिप, डिफेंडेंट जो है चार्टर्ड द प्लेंटिव शिप एंड एग्री टू लोड इट विद द कार्गो एट ओडेसा विद इन 45 डेज, कि वो इसको लोड कर देगा। डिफेंडेंट कह रहा है प्लेंटिव को कि हम इसको लोड कर देंगे विद इन 45 डेज। नाउ ऑन अराइवल ऑफ द शिप, जब शिप आती है ओडेसा में, तो डिफेंडेंट टोल्ड दैट द शिप्स कैप्टन दैट देयर वाज नो कार्गो, कि भैया तू शिप तो ले आया, अब तो यहाँ कार्गो है ही नहीं। मतलब पहले तो आपने इस चीज को बोल दिया कि आप प्लेंटिव की शिप को लोड कर दोगे कार्गो से, लेकिन जब शिप पोर्ट पर पहुंचती है तो आप कह रहे हो कि कोई कार्गो है ही नहीं, और आप उसको वापस कह रहे हो कि जाओ अपनी शिप लेकर वापस चले जाओ। अंडरस्टूड। और विद इन 45 डेज का टाइम है अभी। तो कैप्टन सोचता है कि कोई नहीं, मैं अभी 45 डेज तक वेट करता हूँ। कैप्टन हाउएवर स्टेड होपिंग दैट द डिफेंडेंट विल माइट फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट, कि अभी तो 45 डेज है, क्या पता डिफेंडेंट का माइंड चेंज हो जाए और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे। नाउ अब क्या होता है कि 45 डेज के पीरियड के अंदर अंदर ही एक वॉर ब्रोक हो जाता है, लड़ाई हो जाती है दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड नाउ अब क्या होता है कि अब अगर डिफेंडेंट करना भी चाहे लोड तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट परफॉर्मेंस विल नाउ बिकम इलीगल, क्योंकि अब वो एक एनिमी कंट्री हो गई, राइट तो अब परफॉर्मेंस इलीगल हो जाएगी। अब यहाँ पर बताइए क्या डिफेंडेंट की गलती को हम ब्रीच मानेंगे कि क्या माने। तो एज आई टोल्ड यू इन अबव केस दिस वन, कि टाइम के रहते रहते अगर इम्पॉसिबिलिटी किसी और चीज से अब क्रिएट हो गई, तो प्लेंटिफ देन ब्रोट द एक्शन फॉर ब्रीच। अब यहाँ पर प्लेंटिफ ब्रीच का एक्शन ले आता है, तो यहाँ पर अब डिफेंडेंट को एडवांटेज मिलेगी। मिलेगी क्या मिलेगी, इट वॉज हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड हुआ है फ्रस्ट्रेशन से, एक इम्पॉसिबिलिटी से, एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है, वॉर ब्रोक हुआ है, अगर वो करेगा तो वो इलीगल हो जाएगा, इस वजह से वो कहेगा उस सिचुएशन की वो एडवांटेज लेगा और उस पर अब ब्रीच का चार्ज नहीं लगेगा। अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड केस और क्या हो सकता है एंटीसिपेटरी ब्रीच का, भी ये भी समझते हैं। दो आपने केसेस समझ लिए अच्छे से। थर्ड केस विल बी दैट इन केस अगर एंटीसिपेटरी रेपुडिएशन होता है और उसको दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे अगर बी मना कर दे कि सर मैं आपको 100 बेल्स ऑफ कॉटन नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो ए एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है नहीं पहुंचा पा रहे तो मेरे डैमेजेस पे कर, ठीक है ना, ही विल एक्सेप्ट डैमेजेस फॉर द ब्रीच। और ये थर्ड कंडीशन दिस एवरीबडीज नोस, और वो उस टाइम के रहते रहते अपनी रेपुडिएशन वो हो रही है, अपने डैमेजेस को कैलकुलेट करेगा और उसको क्लेम कर लेगा। ये सिंपल सी एक सिचुएशन है, इसको हम केस से ही समझेंगे। इन राम गोपाल वर्सेस धनजी जादव जी भाटिया, तो इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट है एक गिनिंग मील का ओनर है, ही कॉन्ट्रैक्टेड विद द प्लेंटिव, प्लेंटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि कॉटन मर्चेंट है, कॉटन में डील करता है, तो उसको कहता है टू यूज हाफ द मिल्स वर्किंग कैपेसिटी फॉर गिनिंग हिज कॉटन, कि हम आपकी कॉटन को गिन करेंगे। वो डिफेंडेंट प्लेंटिव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, बट डिफेंडेंट लेटर ऑन रेप्यूडिएट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कॉटन को नहीं करता है वो गिन। सो यहाँ पर अब प्लेंटिव को पता है कि हाँ वो मेरा काम कर नहीं रहा, प्लेंटिव उस पर चार्जेस लगाएगा, अपनी डैमेज क्लेम करेगा टू रिकवर द एस्टिमेटेड लॉस, एंड दिस इज द थर्ड सिचुएशन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आई थिंक तीनों इफेक्ट्स जो मैंने बताए हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच के जो होते हैं वो अच्छे से क्लियर हुए हों, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ सेक्शन 39 एज आई टोल्ड यू इज रिलेटेड टू ब्रीच। तो एक बार फिर से इस पे नजर मार लेते हैं कि ये क्या कहता है सेक्शन 39, दैट व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर
कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी है वो अपनी तरफ से रिफ्यूज कर दे परफॉर्म करने के लिए, या कोई ऐसी सिचुएशन दे दे कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगे, हिज प्रॉमिस इन एंटायरिटी, द प्रोमिसी में पुट एन एंड। प्रोमिसी के पास कंप्लीट ऑप्शन है, जैसे अभी मैंने ये बव एग्जांपल दिखाया था कि वो अपना डैमेज क्लेम कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देंगे, एंड अनलेस अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो कंटिन्यू फर्दर नहीं करना चाहेंगे और अपने डैमेज क्लेम करेंगे। ये सिंपल सेक्शन 39 कहता है। ब्रीच का ये एक क्लेम है कि अगर आप दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाह रही तो भैया उसको फ्री करो और उससे डैमेज क्लेम करो। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ सिंगर ओके एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है ए सिंगर और मैनेजर ऑफ अ थिएटर, बी है थिएटर का मैनेजर और ए उसके पास आती है टू सिंग एट हिज थिएटर 2 नाइट्स इन एवरी वीक। ठीक है, हर हफ्ते 2 नाइट वो गाएगा ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 मंथ्स, एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज। उसको बी कहता है कि मैं तुम्हें 100 रुपीज हर नाइट के दूंगा। नाउ ऑन द 6th नाइट क्या होता है, जो ए है वो विलफुली एब्सेंट हो जाती है, वो नहीं आती है गाने के लिए। सो इससे पता लग गया बी को कि भैया वो नहीं आना चाहती, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ से गलती करी है, रेपुडिएट कर दिया है, और बी के पास कंप्लीट राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अब एंड कर सकते हैं। All right, so this is all about anticipatory breach, what exactly section 39 is, और अगर एक पार्टी एंटीसिपेटरी ब्रीच करती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, right? So I hope in this session you understood exactly what this concept is, what anticipatory breach is. So keep watching, keep sharing, and till then don't forget to subscribe the channel. Thank you.